Good morning, students of class 7. Today, again, welcome to you for learn the geography chapter, which is the chapter number 4 air. In the previous video, we have learned about the composition of our atmosphere and the meaning of that. But today, we have learned about the structure of the atmosphere. कि हमारे जो atmosphere है उसका structure मतलब वो संरचना वो क्या क्या चीज़ें इसका कंपोजिशन होता है. यू नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. यू नो वट कि हमारी जो अर्थ होती है अर्थ से लेके अगर हम देखते हैं इफ़ वी लुक एट द स्काई हम देखते हैं कि वो काफ़ी ऊपर है और जो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है. तो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रीज़न हमने इसे कितने लेयर्स में कन्वर्ट किया है? 5. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. You know, इनका क्या मतलब होता है हिंदी में? चलो मैं आपको बताती हूँ. ट्रोपोस्फेयर मतलब सोममंडल, मतलब हमारी अर्थ पे जब हम लोग होते हैं वी आर एट द अर्थ, कि अगर हम बात करते हैं तो हमारी अर्थ के ऊपर की जो जस्ट जो लेयर होती है जस्ट अबाव ऑफ द अर्थ विच लेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. एंड उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे क्या कहा जाता है? समतापमंडल. मेसोस्फीयर मध्यमंडल एंड थर्मोस्फीयर ब्रह्मवायुमंडल एंड एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल. हम देखेंगे कि अब ये जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो कैसे कैसे हमारे लिए यूज़फुल होती है और इनका कंपोजिशन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या था? सोममंडल. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomenon like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. Students, ये जो लेयर होती है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परत है. इसकी औसत ऊंचाई अगर हम बात करेंगे कि अर्थ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 13 किलोमीटर है. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, और हम जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी वायु मौजूद है, जो भी सांस मौजूद है वो हम सांस लेते हैं. और उसके अलावा हमारी जितनी भी जो रेन होती है, फॉग यानी कोहरा एवं जो हेलस्टॉर्म मतलब जो ओले भी गिरते हैं वो सब कौन से लेयर के अंदर होते हैं? इसी लेयर में होते हैं. तो हमारे जितने भी नेचुरल फेनोमेनन्स होते हैं दे ऑल आर कंपाउंड इन दिस लेयर. नाउ द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर. अबव द ट्रोपोस्फीयर, कि जहाँ पे अर्थ से जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 13 किलोमीटर्स होते हैं वो किसके होते हैं? ट्रोपोस्फेयर. जब ट्रोपोस्फेयर फिनिश हो जाती है उसके बाद जो हमारी सेकेंड, लाइक लुक एट द डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ, लाइक अगर हम बात करेंगे कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द अर्थ, हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी ज़ीरो से लेके मतलब यहाँ से लेके जो हमारी यहाँ तक जो हमारी लेयर है वो कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर. और ये कितने किलोमीटर को एक्सटेंड करती है? 13 किलोमीटर को. 13 किलोमीटर के बाद जस्ट अबाउट जो हमारी जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर की चलो हम बात करते हैं कि जो इसे और क्या कहा जाता है? समतापमंडल. ये जस्ट किसके ऊपर होती है? ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबाव होती है. और इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है? 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स की हाइट होती है. तो ये परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है. और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोपोस्फीयर थी वहाँ पे क्या होते थे? नेचुरल फेनोमेन लाइक बादल होते हैं, रेन होती है, हेलस्टॉर्म्स होते हैं. लेकिन ये जो लेयर है कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे कोई क्लाउड या कोई भी वेदर नहीं होता. दैट्स वाई यहाँ पे क्या उड़ाए जाते हैं? एरोप्लेन्स. यू नो वो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं एंड जो एरोप्लेन्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो कौन सी लेयर के अंदर हम लोगों को नीचे से नज़र आते हैं कि हमारे ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन वो कौन सी लेयर में होगा? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होगा. ओके, तो दिस लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन्स. अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द एरोप्लेन्स इज फ्लाइंग, तो यू कैन स्पीक स्ट्रेटोस्फीयर. Our third layer is the mesosphere. This is the थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. जैसे आप डायग्राम देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर इज फिनिश हियर एंड इसी के जिस बाद जो लेयर है वो कौन सी है? मेसोस्फेयर. यू नो it lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. अब हम बात करते हैं, जैसा हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट? 13 किलोमीटर. आफ्टर द स्ट्रेटोस्फेयर द हाइट इज द 50 किलोमीटर एंड द हाइट ऑफ द थर्ड लेयर इज द 80 किलोमीटर. इसकी जो एवरेज हाइट है वो कैसी है? 80 किलोमीटर. और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है?
कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले, अगर आपको स्पेस में जाना हो, इस लेयर से ही हमारे स्पेस की स्टार्टिंग होती है. ओके, नाउ द फोर्थ लेयर इज अ थर्मोस्फीयर. इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. Ionosphere is a part of this layer. It extends between up to 80 to 400 किलोमीटर. स्टूडेंट दिस इज़ अ वेरी कि ये जो आपकी लेयर है इसकी हाइट आप देखें कितनी ज़्यादा है. इट्स अप टू द 400 किलोमीटर. यू नो this layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. हमें जैसा पता है कि मेसोस्फीयर से हम किस में कनेक्ट हो जाते हैं, स्पेस में. और आप देखेंगे कि जितने भी जो रेडियो स्टेशंस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन से एयर में कनेक्टेड होते हैं, कौन से लेयर में कनेक्टेड होते हैं. थर्मोस्फीयर ही वो लेयर होती है जहाँ पे क्या किए जाते हैं, रेडियो स्टेशन सेटअप किए जाते हैं ताकि हमारी अर्थ से कनेक्टिविटी की जाए. एंड नाउ आवर लास्ट लेयर इज दैट एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर मतलब वायुमंडल. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर. कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपरी मतलब सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फीयर. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर. एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 टाइप की जो ये बहुत हल्की होती है, बहुत पतली एयर होती है, बहुत ही कम मात्रा में एयर होती है. और यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप की जो एयर्स गैसेज होती हैं, दे आर फाउंड एयर, हीलियम एंड हाइड्रोजन. और ये काफ़ी लाइटेड होती हैं इसलिए हवा में ही, स्पेस में ही फ्लो करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं. आई विल टेल यू अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है. वेदर मतलब मौसम एंड क्लाइमेट मतलब जलवायु. इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. क्या आज वर्षा होगी, या फिर विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, या फिर आज क्या होगा, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी. जैसे हम जब मॉर्निंग में वेकअप करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एट द लुक एट द स्काई और हम अजम्पशन लगाते हैं कि आज क्या बारिश होगी या फिर आज का दिन कैसा रहेगा, क्लाउडी होगा या सनी डे होगा. हाउ मेनी टाइम्स वी हियर दिस फ्रॉम द एंशियंट क्रिकेट फैन स्पेकुलेटिंग एट द फैट ऑफ 1 डे मैच. और जैसा आपने देखा होगा कि मैच के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैच में अगर बारिश हो जाती है तो मैच को रुकना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हम देखेंगे कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो 2 इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं वो है वेदर और क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट की बात करेंगे. हाउएवर the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. Now do you understand that why we have daily weather forecast? You know कि हमारे लिए जो मौसम होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है. कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं. तो वो सारी क्या करती है, जैसे नेचुरल फेनोमेनन्स होते हैं लाइक क्लाउड्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, यू नो ये सब क्या क्या क्रिएट होगी. ये सब किस पे डिपेंड करती है, जो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में हैं. और ये सब किसको क्रिएट करती है, वेदर को. और इसलिए आपने देखा होगा कि टीवी पे रोज़ मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है जिसे क्या कहा जाता है, वेदर फोरकास्ट. अब हम देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर मतलब तापमान. यू नो जब हम बीमार हो जाते हैं, व्हेन वी गो टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, एक मरकरी वाला एक पेंसिल देता है और हमें बोलते हैं इसे अपने मुंह में रख लीजिए. और वो आप इससे क्या पता लग जाता है हमारा टेम्परेचर. तो वो तो एक क्लिनिकल तरीका है टेम्परेचर के लिए. लेकिन टेम्परेचर जैसा हम देखते हैं कि इन द हॉटर डेज, यू नो इन द सनी डेज ऑफ समर, हम देखेंगे कि जो डे टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो इन द टेम्परेचर इज़ राइज अप. लेकिन अगर हम बात करते हैं विंटर्स की, तो द टेम्परेचर इज़ कूल डाउन. ओके, सो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नॉन एज द टेम्परेचर. कि हम जो टेम्परेचर होते हैं वो किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आप देखेंगे कि जो गर्मी होती है, जो हॉटनेस होती है, अगर तापमान में गर्मी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हॉटनेस. ओके, और अगर टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोल्डनेस. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन्स टू सीजन. समर्स आर हॉटर दैन विंटर्स. यू नो स्टूडेंट, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो केवल दिन और रात में नहीं बदलता, इवन सीजन्स के अकॉर्डिंग भी. जैसे हमें पता है कि जो समर डेज़ होते हैं, समर सीज़न होता है, उसमें जो डेज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. लेकिन अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो द डेज आर वेरी कूल एंड नाइट आर टू मच कूल. ओके, an important factor that influence of distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interrupted by the earth. अब यू नो व्हाट कि इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे तापमान के वितरण को प्रभावित करता है. इंसुलेशन होने से क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, वो हमारी पृथ्वी रोक लेती है. किससे, ओजोन लेयर से.
जिसे क्या कहा जाता है, इंसुलेशन कहा जाता है। इंसुलेशन की मात्रा, अब देखो ये इंसुलेशन कहाँ से आता है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, कि जब इक्वेटर से एनर्जी हमारी अर्थ तक आती है तो इससे क्या होता है, इंसुलेशन क्रिएट होता है। Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with the snow? अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा साउथ पोल है या जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों होती है, क्योंकि हमारी अर्थ इंसुलेशन के कारण उसे रोक लेती है और इस वजह से वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। नाउ आई टेल यू अबाउट द एयर प्रेशर। अब हम बात करेंगे कि एयर प्रेशर क्या होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबाउ अस प्रेजेंसेस प्रेसेस विद द ग्रेट फोर्स ऑन आर बॉडीज। यू नो वट, कि हमारी जो वायु होती है वो हमारे शरीर पर बल लगाती है, यू नो वट, किंतु लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, वी कैन फील दैट। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर एज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन आर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। आपको पता ही होगा कि जो एयर होती है वो हमें नज़र नहीं आती है, एयर इज़ अ ट्रांसफरेबल, लेकिन हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसका इफेक्ट सब जगह होता है। जब बहुत ज़्यादा एयर चलती है तो आपने देखा होगा कि कपड़े अपने आप से उड़ने लगते हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि कोई हमें धक्का मार रहा है, जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, एयर प्रेशर किया जाता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर्स एरियाज टू लो प्रेशर्स एरिया। ओके, नाउ विंड। अब देखेंगे विंड क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो एयर प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड। जब बहुत ज़्यादा वायु दाब से छोटी जगह पे, यू नो, कम की जगह पे जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एट ब्लोज ड्राई लीव्स अप डाउन द पेमेंट्स ऑफ अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। हमें विंड वैसे फील नहीं होती, लेकिन अगर अभी हमारे कपड़े उड़ने लगते हैं तो वी कैन अजम्पशन दैट कि हवा चल रही है, और जब हवा नहीं चलती है या फिर जब विंड नहीं चलती तो हमें गर्मी से महसूस होने लगती है, लेकिन जब कूल ब्रीज चलती है तो वी फील गुड। सो दिस इज कॉल्ड द विंड। एंड स्टूडेंट, वी कैन डिवाइड द विंड्स इनटू 3 टाइप्स, और विंड्स के 3 टाइप्स होते हैं, विच आर द परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड द लोकल विंड। व्हाट इज अ परमानेंट विंड? हम देखें, परमानेंट मतलब स्थायी। The trade winds, watercells and easterlies are the permanent wind. These blow constantly throughout the year in a particular direction. What is the meaning of that? कि जो ये जो लेयर्स होती है हमारी पश्चिम से पूर्वी, ये जो एयर्स होती है ये लगातार चलती रहती हैं, इसलिए इन एयर्स को क्या बोला जाता है, परमानेंट विंड। सीजनल विंड, दिस विंड चेंजेस द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, यू नो वर्ड की कुछ एयर ऐसी होती है जो कब चलती है, किसी पर्टिकुलर सीज़न में। जैसे आप देखेंगे कि जो जून जुलाई का मंथ होता है उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस गर्मी के साथ साथ बारिश होती है, तो बारिश की वजह से हमारा जो टेम्परेचर ऐसा होता है कूल डाउन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोला जाता है, मानसून। एंड जो मानसून के अंदर जो एयर होती है वो एयर प्रेशर को अफेक्ट करती है और उस वजह से जो क्लाउड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमारी इंडिया के अंदर बारिश को क्रिएट करते हैं अलग अलग एरियाज़ पे एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द मंथ। लोकल विंड, दीज blow only during a particular period of the day or year in a small area. For example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called लू। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स की कुछ हवा होती है जो छोटे क्षेत्रों में या कुछ टाइम पे या कुछ ही महीनों पे चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे कि आप अगर आप सीज पे गए होंगे या बीचेस पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पानी की वजह से, जो वाटर की वजह से वहाँ की जो एयर होती है काफ़ी ठंडी, मीठी मीठी खुशबू होती है, मीठी हवा होती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कूल ब्रीज कहा जाता है, कूल या सी ब्रीज। लेकिन अगर हम नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बात करेंगे, नदर्न प्लेन्स मतलब कि लाइक जैसे पंजाब, राजस्थान, अगर हम इंडिया के नदर्न पार्ट की बात करेंगे वहाँ पे गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ गर्मी हवा चलती है, जैसे क्या कहा जाता है, लू। और ये लू कैसी होती है, बहुत ही तेज़ होती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है और हमें इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज वी फॉल सिक। नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट द मॉइस्चर क्या होता है कि यू नो व्हाट, कि व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। यू नो स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टेल यू अबाउट द वेदर, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। अब आपको पता होगा कि जब है ना वाटर एवोपरेट होता है, एवोपरेट मतलब पानी उड़कर जब हवा में जाता है तो वो किसे क्रिएट करता है, वाटर बॉडीज से, and it becomes water vapor. Moisture in the air at any time, it is known as the humidity. आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कि तेज़ गर्मी पड़ रही होती है और बारिश का सीज़न होता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे मौसम में चिपचिपाहट हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होता है और बारिश भी नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट इज़ अ ह्यूमिडिटी। जब हवा में क्या होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे
ह्यूमिड वाटर कहते हैं, ह्यूमिड डे वाला बोलते हैं. एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट ईजिली. हमने देखा होगा कि जब चिपचिपाहट होती है तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो ईजिली सूखते नहीं हैं, और हमारी बॉडी पे भी जो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो भी ईजिली एवोपरेट नहीं होता, सूख नहीं पाता, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. और इस वजह से हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं, वी कैन फील, हम असहज हो जाते हैं. व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. लेकिन जैसे जैसे वाटर वेपर होते हैं, जब आसमान की तरफ चलने लगते हैं तो उससे क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है. ठीक है. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water becomes too heavy to the float in the air, when they come down as precipitation. और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं क्लाउड्स, तो फिर वो बह जाते हैं, यू नो बट वर्षा कर देते हैं, बारिश कर देते हैं. Jet planes flying in the sky leave a wild trail behind them. The moisture from these engines condense. We see trails of the condensed moisture of some टाइम वैन देयर इज़ नो एयर मोमेंट एंड डिस्टर्ब्ड. और आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम वेदर फॉरकास्ट करने वाले क्या बोलते हैं कि कभी कभी हवाई जहाज को, प्लेन्स को उड़ने से रोक दिया जाता है, क्योंकि जब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो जाता है, बारिश होने की संभावना होती है, तो फिर हम एरोप्लेन्स को फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो चक्रवात होता है, ये जो ओलावृष्टि होती है, तो वो क्या होगा कि उनमें से पानी गिरता है, तो इस वजह से हम उन्हें स्टॉप करते हैं. Precipitation that comes down to the earth in liquid form, it is called the rain. It is called the rain. Most of the groundwater comes from the rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. And student, rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface, and rainfall is less. Water scarcity and drought occurs. On the other hand, it is more floods take place. Student, I hope you understand this chapter very well. Watch this video properly. Thank you all.